बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन फिश। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड का क्या मतलब है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है वाटर और सोल्यूट्स या आयन की कंसंट्रेशन का बैलेंस बॉडी में, यानी इनकी रेगुलेशन, वाटर की और सारी जितनी भी सोल्यूट्स या आयन्स होते हैं बॉडी में, उनकी रेगुलेशन को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो फिश, जो फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेज़ और मरीन वाटर में रहने वाली फिशेज़ जो है, उनके अंदर डिफरेंट अडेप्टशंस हैं कि अपने इन्वायरमेंट के हवाले से जितनी वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसके हवाले से अपनी बॉडी को जो है ना वो रेगुलेट करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िश के अंदर कौन से बेसिक रेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में काम कर सकते हैं। फिशेज लाइक ऑल एनिमल मस्ट मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस एंड वाटर इन देयर टिश्यूज है। दिस ऑस्मो रेगुलेशन इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द किडनीज एंड गिल ऑफ फिश। यानी फिश के अंदर दो मेजर ऑर्गन्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर और सोल्यूट्स के बैलेंस में काम कर रहे हैं। एक है किडनी और एक है गिल्स। Kidneys are located near the midline of the body, just dorsal to the peritoneal membrane that lines the body cavity. As with all vertebrates, the excretory structure in the kidney are called nephron. आपको पता है कि किडनी, यहाँ पे पहले तो लोकेशन बताइए किडनी की। किडनी बेसिकली इसकी बॉडी की मिड लाइन में डॉर्सल साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो किडनी की डायग्राम आप फिश में ये देखें। फिश के अंदर किडनी जो है ना, इसकी बॉडी के अंदर ये मिड लाइन में दरमियान में तकरीबन जो है ना, पेरिटोनियम के नीचे, पेरिटोनियम जो पूरी यहाँ पे बॉडी है, जो बॉडी की लाइनिंग है, इसको पेरिटोनियम कहते हैं, अंदर वाली जो सिलोम को लाइन कर रही होती है। तो ये मिड जो है ना डॉर्सल पोजीशन के अंदर ये किडनी जो है ये प्रेजेंट होती है फिश के अंदर। अब ये किडनी जो है, ज़ाहिर है किडनी का फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन फिल्टर ब्लड बॉर्न नाइट्रोजनस वेस्ट, आयन, वाटर एंड स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का भी पता है कि किडनी जो है उसका बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर दो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। एक इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, ये आपको यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा है, जो कि एक टफ ऑफ कैपिलरीज है। कैपिलरीज के एक जाल से एक बना हुआ, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल और बाकी जितना भी इसका किडनी का नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल होता है, इसको हम ट्यूब्यूल सिस्टम कहते हैं। तो ये बोमेन कैप्सूल है, उसके अंदर ये जो है ग्लोमेरुलस, जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और बाकी जो है वो ट्यूबुलर सिस्टम है इसका नेफ्रॉन का, जिसको हम ट्यूबुल सिस्टम भी कहते हैं या फिर हम नेफ्रॉन ट्यूब्यूल भी कहते हैं। The filtrate then pass into the tubule system where essential components may be reabsorbed into the blood. The filtrate remaining the tubule system is then excreted. होता क्या है कि जितना ग्लोमेरुलस जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, इसके अंदर जितना भी ब्लड होता है, ब्लड में से जितने भी आइंस हैं, जितने भी उसमें एक्सीटरी वेस्ट वगैरह हैं, जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर वगैरह जो भी यहाँ से निकलना है वो निकल के बोमेन कैप्सूल में आता है। उसके बाद नेफ्रॉन के ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर वो सारा एक्सीटरी वेस्ट जो है वो चला जाता है। यहाँ पे होती है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन वाटर की भी होती है और बहुत सारे सोल्यूट्स की, आइंस वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन भी होती है और वापस ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है उनको, क्योंकि इसके पूरे ट्यूबुलर सिस्टम के भी कैपिलरीज का जाल होता है, ठीक है। और जो चीज़ें एक्सक्रीट करनी होती हैं वो बाकी सेक्रेटरी ट्यूबुलर सिस्टम का पार्ट रह जाती हैं और वो एक्सक्रीट कर जाती हैं एज अ यूरिन। तो ये बेसिकली जो है ना वो जो इसका मेजर फंक्शन नेफ्रॉन का वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अब फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट में, दोनों में आपको पता है दोनों एनवायरनमेंट की जो पर्टिकुलर अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स की कंसनट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू मरीन एनवायरनमेंट। मरीन एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स या सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेश वाटर फिश जो है, जहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, पानी ज़्यादा है, उस फिश को सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि उसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो मेनटेन रहे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स या सोल्यूट्स कम ना हो जाएँ और पानी ओवर फ्लडिंग ऑफ वाटर ना हो जाए, उसको सबसे बड़ा खतरा ये होता है। तो उसने अडेप्टेशंस भी इस तरह की हुए हैं कि वो पानी कम से कम उसकी बॉडी में रहे और जो सोल्यूट्स हैं उनको मेंटेन किया जाए बॉडी में। Water fish live in an environment containing few dissolved substances. Osmotic uptake of water across gill, oral and intestinal surfaces and the loss of essential ions by excretion and defecation are constant. देखिए पानी, अब एक फ्रेश वाटर फिश के अंदर अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो वो ये फिश खाना खा रही है तो भी पानी अंदर जा रहा है, गिल्स के जरिए भी पानी का अपटेक हो रहा है, बॉडी की सरफेस से भी पानी का अपटेक हो सकता है। और इसके अलावा जो है सोल्यूट्स इसकी बॉडी में, चूँकि बाहर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन कम है, बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो बॉडी के अंदर से डिफ्यूजन के जरिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्ट, ये देखें गिल से भी सॉल्ट जो है बाहर की तरफ डिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो इस फिश को सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसने वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालना है, सोल्यूट्स को इसने बैलेंस करना है। इसकी बॉडी में फिर ये डेफिकेट कर रही है, ये एक्सक्रीशन कर रही है, यूरिन वगैरह पास कर रही है तो भी सोल्यूट्स निकल रहे हैं, ये डेफिकेशन कर रही है, फीकल मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है, स्टूल पास कर रही है तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं। टू कंट्रोल एक्सेस वाटर बिल्ड अप एंड आयन लॉस ऑफ फ्रेश वाटर फिश इज नेवर ड्रिंक एंड ओनली टेक इन वाटर व्हेन फीडिंग। अब उसके लिए फीडिंग
जो स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ज़रिए इसने अपनी बॉडी के अंदर सोल्यूट्स के बैलेंस को मेंटेन करना है। पहली अडेप्टेशन ये है कि पानी नहीं पीती, दे नेवर ड्रिंक। लेकिन जितना पानी उनके खाने के साथ जो भी खुराक वो ले रही हैं, चाहे वो स्कैवेंजर हैं, प्रीडेटर्स हैं या जो भी हैं, खाने के साथ जो भी पानी अंदर जा रहा है वो जा रहा है, या फिर जो जिस बॉडी पे वो डिपेंड कर रही हैं, ज़ाहिर है उसकी कोई अगर एनिमल है, उस एनिमल की बॉडी में भी जो वाटर होगा वो ये इनटेक कर रही हैं, वैसे पानी ये नहीं पीती। ऑल्सो द न्यूमरस नेफ्रॉन ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज है फ्रीक्वेंटली पोजेस लार्ज ग्लोमेरुलाई एंड रिलेटिवली शॉर्ट ट्यूबुलर सिस्टम। अगर आप इनके ग्लोमेरुलाई देखें तो यहाँ ग्लोमेरुलाई काफ़ी बड़े हैं लेकिन ट्यूबुलर सिस्टम बहुत छोटा है। ट्यूबुलर सिस्टम छोटा होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को रोका जाए, क्योंकि पानी की ओवर फ्लडिंग का तो इनको पहले ही खतरा है। पानी को तो इन्होंने कंजर्व करना ही नहीं है, पानी तो इनकी बॉडी में ऑलरेडी है और एनवायरनमेंट में भी पानी बहुत ज़्यादा, सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है। तो इन्होंने क्या करना है, एक तो उन्होंने पानी नहीं पीना, ये सिर्फ फूड के साथ इनटेक करती हैं वाटर का। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो, उसमें जो नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं, ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को जो है ना वो इनहिबिट किया जाए। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉलो फिल्ट्रेशन बिकॉज द ट्यूबुलर system is relatively short, little water is reabsorbed. Thus freshwater fishes produce large quantity of very dilute urine. अब क्या है कि ये वाटर की reabsorption तो यहाँ होती नहीं, वाटर reabsorb नहीं होता ना ब्लड में वापस जाता है, तो ये हाइपोऑस्मोटिक यूरिन वो यूरिन होता है जिसमें सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम पास होती है, डाइल्यूट यूरिन होता है, पानी इसमें बहुत ज़्यादा, पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हाइपोऑस्मोटिक यूरिन जो है ये बेसिकली रिलीज़ कर रही होती हैं। तो उसके बाद 10 फ्रेश वाटर फिशेज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। आयंस आर स्टिल लॉस्ट हाउएवर थ्रू द यूरिन एंड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस गिल्स एंड ओरल सरफेसेस। अब आप देखें ये डाइल्यूट यूरिन पास कर रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़ाहिर है आयंस तो इस यूरिन में निकल रहे हैं। इसके अलावा गिल से भी बाहर निकल रहे हैं, बॉडी की सरफेस से भी आयन बाहर निकल रहे। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जो है ना कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर में जो सोल्यूट्स हैं वो कम है, बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो डिफ्यूज़ करेंगे। जैसे उसने आपको यहाँ बताया कि सॉल्ट डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकल रहे हैं, वो डिफ्यूज़ करेंगे, बॉडी की जनरल सरफेस से भी बाहर निकलेंगे और गिल्स के जरिए भी ये बाहर निकलेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इनटू द ब्लड एट द गिल कंपनसेट फॉर दिस आयन लॉस। अब इस आयन लॉस को कैसे कंपनसेट किया जाता है कि गिल्स में से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन वाले एरिया की तरफ आयंस को मूव करवाया जाता है। जैसे आपको पता है कि बाहर फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में आयंस की कंसनट्रेशन बहुत कम है, वहाँ से गिल्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ, क्योंकि फिश की बॉडी के अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। तो इस हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट से अंदर आयंस को ले जाया जाता है लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो फ्रेश वाटर फिश ऑल्सो गेट सम सॉल्ट इन देयर फूड। अब अडेप्टेशन आपने देखी है कि ये हाइपोस्मोटिक यूरिन रिलीज कर रही हैं, डाइल्यूट यूरिन है, लार्ज वॉल्यूम यूरिन का पास कर रही हैं ताकि ज़्यादा सा पानी बॉडी से निकल जाए। ये जो है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती हैं सॉल्ट्स को अपने गिल्स के अक्रॉस। ये फूड लेती हैं तो फूड के ज़रिए भी थोड़ा बहुत जो आयंस हैं या जो सोल्यूट्स हैं उनका इनटेक ये कर रही होती हैं। फिर हम बात करते हैं मेरीन फिशेस की। मेरीन फिशेस फेस द ऑपोजिट प्रॉब्लम। वहाँ पे क्या है, वहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा और वाटर की एज कम, मतलब अगर हम वाटर भी ज़्यादा ही है लेकिन सॉल्ट की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। और फिश की बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़ाहिर है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड कम है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको सबसे बड़ा हैजर्ड ये है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स इकट्ठे ना हो जाए। तो मैरीन फिशेस फेस द ऑपोजिट प्रॉब्लम। देयर एनवायरनमेंट कंटेन 3.5% ऑफ आयंस एंड देयर टिश्यूज कंटेन अप्रॉक्सिमेटली 0.65% आयंस। मैरीन फिशेस देयरफॉर मस्ट कॉम्बैट वाटर लॉस एंड एक्यूमुलेट ऑफ एक्सेस आयन। उन्होंने किस चीज़ का मुकाबला करना है, उन्होंने मुकाबला करना है कि उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा सोल्यूट्स इकट्ठे ना हो जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस ना हो जाए, बहुत सारे सोल्यूट्स बॉडी में इकट्ठे ना हो। दे ड्रिंक वाटर एंड एलिमिनेट एक्सेस आयंस बाय एक्सक्रीशन। वो पानी भी पीती हैं, जैसे आपने वो देखा था कि फ्रेश वाटर इतना पानी नहीं पीती, ये पानी पीती हैं और ये आयंस को निकाल रही होती है एक्सक्रीशन में, यानी जब यूरिन पास करती हैं। अब ये देखें आइसोस्मोटिक यूरिन या फिर स्मॉल वॉल्यूम यूरिन का या कंसनट्रेटेड यूरिन निकालती हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन वो होता है जिसमें पानी की मिकदार कम होती है, सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्सक्रीशन में भी ये निकाल रही हैं आयंस। ये डेफिकेशन करती हैं, स्टूल पास कर रही हैं तो भी ये आयंस निकालती हैं और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती हैं अक्रॉस द गिल सरफेस। अब बॉडी के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही हैं गिल्स में से, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा गया है कि बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ, बाहर हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बॉडी के अंदर से बाहर जो है ये बहुत सारे सोल्यूट्स को बाहर निकाल रही हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही हैं ताकि बॉडी के अंदर जो है ना वो मेंटेन किया जाए सोल्यूट के बैलेंस को। द नेफ्रॉन ऑफ मैरीन फिशेस फ्रीक्वेंटली पोजेस स्मॉल ग्लोमेरुलाई एंड लॉन्ग ट्यूबुलर सिस्टम। अगर आप यहाँ देखें तो ग्लोमेरुलर दिखाई नहीं, बहुत
छोटे इसके ग्लोमेरुलाई होते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ब्लड में से ये फिल्ट्रेशन ना हो सके। और बाकी जो है ना इसका ट्यूबुलर सिस्टम जो है ना वो काफ़ी लंबा होता है ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम किया जाए, आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को रोका जाए। देखिए, मच लेस ब्लड इज़ फिल्टर्ड देन इन फ्रेश वाटर एंड वाटर इज़ एफिशिएंटली ऑल्दो नॉट एंटायरली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन। अच्छा, उसके बाद ये तो उससे आपको दोनों अडेप्टेशंस बता दी कि यहाँ पे आप देखें सॉल्ट यहाँ से भी इसकी बॉडी से भी अंदर जा सकता है, डिफ्यूज़ हो सकता है क्योंकि बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। और यहाँ पे लेकिन ये क्या करती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सोडियम को क्लोराइड को गिल से निकाल रही हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसीलिए कहा है कि अंदर बॉडी के अंदर सोलूट की कंसनट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। इसके अलावा ये कंसनट्रेटेड यूरिन निकालती हैं, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, गाढ़ा यूरिन निकालती हैं जिसमें पानी कम है लेकिन जिसमें सोलूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। और ये हाइपरऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में रह रही हैं। ये हाइपोटोनिक ब्लड है इनका। और ये मैरीन टीलियोस्ट है, यानी कि बोनी फिशेज, जितनी भी मैरीन बोनी फिशेज हैं। अब कुछ अडेप्टेशंस पर्टिकुलर जो है वो उन्होंने बताई हैं, जैसे एलाज्मोब्रैंक्स हैं। एलाज्मोब्रैंक्स हैव अ यूनिक ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म, दे कन्वर्ट सम ऑफ देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया इन द लिवर। ये क्या करते हैं, अपने बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को, मेजरली इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है अमोनिया, और उस अमोनिया को ये लिवर में कन्वर्ट करवाते हैं जी यूरिया में। ठीक है, और फिर क्या होता है कि यूरिया भी ज़ाहिर है हाई क्वांटिटी में, तो यूरिया भी इतना बॉडी के लिए वो नहीं हो सकता, बॉडी उसको जो है ना नहीं बियर कर सकती। दिस इन इटसेल्फ इज समवॉट अनयूजुअल बिकॉज मोस्ट फिशेज एक्सक्रीट अमोनिया रादर देन यूरिया। लेकिन एलाज्मोब्रैंक्स के अंदर ये अडेप्टेशन है कि ये यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करवाते हैं और यूरिया जो है वो फिर इनके टिश्यूज़ में आ जाता है। इवन मोर अनयूजुअल हाउएवर इज़ दैट यूरिया इज़ सिक्वेस्टेड। सिक्वेस्टेड का मतलब है कि वो डिटैच हो जाता है, उतर जाता है, उतार दिया जाता है इन टिश्यूज़ ऑल ओवर द बॉडी। ये यूरिया जब सबसे पहले लिवर के अंदर अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, वो यूरिया जाता है ब्लड में, और ब्लड से जब वो जाता है टिश्यूज़ के पास तो वहाँ पे ये यूरिया ब्लड में से निकल जाता है और टिश्यूज़ में जाके खड़ा हो जाता है। इवन यूरिया इज स्टोर्ड टू मेक बॉडी टिश्यूज़ आइसोस्मोटिक विद सी वाटर। अब टिश्यूज़ के अंदर इस यूरिया का क्या मकसद है, ताकि बॉडी के टिश्यूज़ को आइसोस्मोटिक बना दिया जाए, बॉडी के अंदर सोलूट की कंसनट्रेशन को इतना ज़्यादा किया जाए कि बाहर से अंदर और मज़ीद सॉल्ट्स कोई अंदर ना आए। That is the concentration of solutes in a shark's tissues is essentially the same as the concentration of ions in sea water. जब बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर सोलूट्स की कंसनट्रेशन सेम हो जाएगी तो इसको हम कहते हैं आइसोस्मोटिक, और मज़ीद सोलूट्स बाहर से अंदर नहीं आएंगे। तो इनके अंदर एलाज्मोब्रैंक्स के अंदर ये स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है कि अपनी बॉडी के अंदर सोलूट्स की कंसनट्रेशन को मेनटेन करते हैं, स्पेसिफिकली यूरिया को। एनर्जी दैट डज नॉट हैव टू बी डिवोटेड टू वाटर कंजर्वेशन कैन नाउ बी यूज इन अदर वेज। और ये जो एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रही थी, अगर उन्होंने सोल्यूट्स को कम करना था, वही एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं यूरिया की, अमोनिया की कन्वर्जन इनटू यूरिया में। दिस अडेप्टेशन रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू हाई लेवल ऑफ यूरिया। अच्छा, अब इन एनिमल में एक और अडेप्टेशन है कि इन्होंने यूरिया की टॉलरेंस को भी मेंटेन करना है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ यूरिया जो है वो डिसरप्ट कर देता है एंजाइम्स को। एंजाइम्स के लिए जितने भी एंजाइम सिस्टम टिश्यूज़ में और सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको भी ये ख़राब कर सकता है। तो यूरिया की ये हाई कंसनट्रेशन को बियर करने के लिए भी इनके पास मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके ज़रिए ये अपने टिश्यूज़ में हाई कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया को मेंटेन करते हैं। तो एलाज्मोब्रैंक्स के अंदर ये एक बड़ा जो है ना पेक्यूलियर सा मैकेनिज्म है जिसमें ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट आपको पता है कि बेसिकली जैसे अमोनिया है, वो अमोनिया बनता कहाँ से, वो प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से बनता है। प्रोटीन्स क्या होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म से, उसके कैटाबॉलिज्म से बन रहे होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन से बनते हैं। तो एलाज्मोब्रैंक्स के अंदर आपने ये एक पर्टिकुलर अडेप्टेशन देखी जिसमें वो अपनी बॉडी को आइसोस्मोटिक बनाते हैं ताकि बाहर सी वाटर से मजीद जो आइंस हैं या सोलूट्स हैं वो बॉडी के अंदर एंटर ना हो, और जो है वो उसकी बॉडी पहले आइसोस्मोटिक कंडीशन में रहे। In spite of this unique adaptation, elasmobranchs must still regulate the iron concentration in their tissue. In addition to having iron absorbing and secreting tissues in their gills and kidneys, elasmobranchs possess a rectal gland that remove excess sodium chloride from the blood and excrete it into the cloaca. अब आप ये देखिए, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है एलाज्मोब्रैंक्स इनकी बॉडी के अंदर पहले तो ज़ाहिर है बाकी की तो इन्होंने जैसे यूरिया को, इन्होंने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया और यूरिया टिश्यूज़ में सब में रहता है, और फिर क्या होता है कि वहाँ पे बॉडी जो आइसोस्मोटिक हो जाती है बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ, मैरीन एनवायरनमेंट के साथ। एक और इनके अंदर स्पेसिफिक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं जी रेक्टर ग्लैंड। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये छोटा सा आपको ये रेक्टर ग्लैंड की आउट ग्रोथ सी ये नज़र आ रही है, ये रेक्टर ग्लैंड। और ये रेक्टर ग्लैंड क्या करता है, सोडियम क्लोराइड एक्सक्रीटेड बाय रेक्टर ग्लैंड। जितना भी एक्सेस सोडियम क्लोराइड बॉडी में होता है, सॉल्ट जितने भी होते हैं उनको ये एक्सक्रीट करता रहता है रेक्टर ग्लैंड, और ओपन होता है किसमें, क्लोएका में। और क्लोएका उसमें आपको पता है कि बेसिकली कॉमन ओपनिंग है। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसमें से
एक्सक्रीटिव वेस्ट भी, डाइजेस्टिव वेस्ट भी, और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स जितने भी यानी गैमीट्स भी उसी में से रिलीज हो सकते हैं। डेफिकेशन भी एक एनिमल क्लोएका में से कर सकता है, और जितना यूरिन वगैरह पास होना वो भी क्लोएका में से कर सकता है। तो क्लोएका एक कॉमन पैसेज होता है। तो बेसिकली ये हमने देखी फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर फिशेस के अंदर डिफरेंट जो अडेप्टेशन है। फिर उसने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दिया है कि जो डायड्रोमस फिश होती हैं, डायड्रोमस फिशेस वो होती हैं जो कि माइग्रेट कर रही होती हैं। स्पेसिफिक इनका माइग्रेटरी बिहेवियर जो शो करती हैं फॉर देयर ब्रीडिंग, कि अगर एक फ़िश फ्रेश वाटर में रह रही है तो ब्रीडिंग के लिए वो मरीन वाटर में जाती है, या अगर कोई मरीन वाटर में रह रही है तो वो ब्रीडिंग करने के लिए, या वो जो है ना स्पॉनिंग करने के लिए, स्पर्म रिलीज़ करने के लिए, अपनी जो है ना नस्ल बढ़ाने के लिए वो आ जाती है फ्रेश वाटर में। इसको हम कहते हैं डायड्रोमस फिशेस। डायड्रोमस फिशेस माइग्रेट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरनमेंट, जैसे साल्मन एंड मरीन लैम्प्रे की एग्जाम्पल है। माइग्रेट फ्रॉम द सी टू फ्रेश वाटर टू स्पॉन, एंड द फ्रेश वाटर ईल है, ये माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर से मरीन एनवायरनमेंट में। अब ये देखें कि ये फिशेज अगर एक एनवायरनमेंट जिसमें बिल्कुल एक पर्टिकुलर हैजर्ड्स हैं और दूसरे एनवायरनमेंट में उसको बिल्कुल पर्टिकुलर और हैजर्ड्स को फेस करना पड़ता है, तो डेफिनेटली फ़िश के अंदर इस तरह की अडेप्टेशंस क्रिएट होंगी, तो फिर वो जो है वो मूव करेगी एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में। तो डायड्रोमस माइग्रेशन रिक्वायर गिल कैपेबल ऑफ कोपिंग विद बोथ अपटेक एंड सिक्रीशन ऑफ आइंस। डायड्रोमस फिशेज जो हैं इनके आइंस जब इनके गिल्स जब कैपेबल होते हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए, तो ही ये मूव करती हैं। और osmoregulatory power needed for migration between marine and freshwater environment may not be developed in all life history stages. Young salmon, for example, cannot enter the sea until certain cells on the gill develop iron secreting powers. अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे यंग सालमन है वो जो है ना वो उस वक्त तक एंटर नहीं हो सकती सी में या मेरीन वाटर में जब तक उसकी गिल्स के अंदर स्पेसिफिक आयन सीक्रेट करने वाले सेल्स ना क्रिएट हों, क्योंकि वो आयन सीक्रेट करने वाले सेल क्या करेंगे, वो मेरीन एनवायरनमेंट जब जाएंगे तो वो एक्सेस आयंस को बाहर निकालते जाएंगे, एक्सेस सॉल्ट्स को बाहर निकालते जाएंगे। तो ये उससे आपको होता है कि डायड्रोमस फिशेज जो होती हैं जब तक उनके अंदर अडेप्टेशंस या रेगुलेटरी अडेप्टेशंस ना क्रिएट हों, वो मूव नहीं कर सकती एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में। फिशेज हैव फ्यू प्रॉब्लम्स गेटिंग रिड ऑफ द नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो हमेशा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह ये डेवलप होते हैं। तो अप टू 90% ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एलिमिनेटेड एज अमोनिया। फिशेस के अंदर तकरीबन 90% जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया है, और अमोनिया के लिए आपको तो बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है जो कि डिफ्यूज़ होता है अक्रॉस द गिल सरफेस। इवन दो अमोनिया इज टॉक्सिक, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैन हैव इट एज एन एक्सीटिव प्रोडक्ट बिकॉज अमोनिया डिफ्यूज इन द सराउंडिंग वाटर। उसमें डिफ्यूज़ हो जाता है और अमोनिया को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। The remaining 10% of nitrogen waste are excreted as urea, creatine and creatinine. These wastes are produced in the liver and excreted by the kidneys. अमोनिया बेसिकली जो प्रोड्यूस होता है वो बॉडी सरफेस से ही निकाल दिया जाता है, गिल्स के थ्रू ही वाटर में निकाल दिया जाता है, और बाकी जितने प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे यूरिया है या यूरिक एसिड है, यूरिया अमोनिया के ज़रिए कन्वर्ट होता है लिवर में, यूरिया में लिवर के अंदर ये अमोनिया जाके यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, इससे ज़्यादा यूरिक एसिड भी इसी तरह बनता है, और इनको फिर जो है ना एक्सक्रीट किया जाता है बाय द किडनीज, ठीक है, यूरिन के साथ पास किया जाता है। तो आपने ये जो है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में, मरीन एनवायरनमेंट में इस डायग्राम को अच्छी तरीके से आपने देखना है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या है, इसको हम एक ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कहा गया, जहाँ ग्लोमेरुलस बिल्कुल शॉर्ट है या है ही नहीं, ठीक है, और ट्यूबुलर सिस्टम जो है उसका काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आइसोस्मोटिक यूरिन होता है, यहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन होता है, जिसमें कि हाइपरटोनिक यूरिन भी आप कह सकते हैं, जिसमें सोरोस की कंसंट्रेशन बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट, तो ये हाइपोस्मोटिक यूरिन पास करिए लार्ज क्वांटिटी, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बड़ी ज़्यादा है। तो ये आपने अडेप्टेशन याद रखनी है। और ये जो है इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि इस कैप्शन में क्या दिया हुआ है। ए में उसने आपको मरीन फ्रेश वाटर फिश बताई है और मरीन फिशेस बी में बताएंगे। लार्ज एरो इंडिकेट है पैसिव अपटेक और लॉस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट साइन थ्रू इंजेक्शन एंड एक्सक्रीशन। स्मॉल सॉलिड एरोज इंडिकेट एक्टिव ट्रांसपोर्ट processes at gill membrane and kidney tubules. Small open arrows indicate passive uptake, और ये डिफरेंट उसने अपटेक और लॉसेस बताए हैं। आपको पता ही है कि हमेशा जब भी कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव अपटेक या एक्टिव लॉस होता है, तो हमेशा लो एनर्जी से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है और विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है। और जितनी भी पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन होती है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होती है, उसमें किसी किस्म की एनर्जी
का एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो ये आपने फ्रेश वाटर मेरीन एनवायरनमेंट में फ़िशेज़ की अडैप्टेशंस देखनी है, डायड्रोमस फ़िशेज़ में क्या-क्या अडैप्टेशंस हैं ये देखनी है, और कौन से मेजर प्रोडक्ट्स हैं। और जो इलास्मोब्रैंक्स के अंदर उसने आपको एक यूरिया की जो है ना वो बताई है अडैप्टेशन की, एक तो यूरिया और एक रेक्टर ग्लैंड, ये दोनों की यूरिया को अपनी जो है ना वो टिश्यूज़ के अंदर जो है वो मेंटेन करते हैं उसकी हाई लेवल को, और दूसरी बात है ये रेक्टर ग्लैंड। तो ये अच्छी तरीके से आपने करना है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।